नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत कर दी है। 24 जनवरी को इस स्कीम का आधिकारिक रूप से ऐलान किया गया था और अब कहा जा रहा है कि इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यानी आज से अगर 1 अप्रैल 2025 तक का डेट अगर कैलकुलेट करें तो 1 महीने 8 दिन के आसपास का समय मात्र बचा हुआ है। तो यूपीएस सिर्फ और सिर्फ हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या होगा, एनपीएस का क्या होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब हमारे साथ इस लाइव में जुड़ चुके हैं। मंजीत साहब, आपका मनी 9 पे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, थैंक यू सो मच। काफी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी जी जी, वो चर्चा क्या शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि यूपीएस की जो शुरुआत है वो कहा जा रहा है कि अब 1 अप्रैल से हो जाएगा। ओपनिंग रिमार्क दीजिए। सॉरी सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया ठीक से, आवाज आपकी कट गई। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से यूपीएस की जी शुरुआत हो जाएगी। तो इससे आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग जी। चर्चा को आगे लिए चलेंगे। देखिए, जब जब 24 अगस्त को सबसे पहले 24 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं मैं, जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी साहब टीवी सोमनाथन साहब ने, तभी उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि 1 अप्रैल 2025 से इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, हम्म। सबसे पहली बात यह है कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू करना कोई बड़ा काम नहीं है। शुरू हो जाएगा, गजट निकल गया है, उन्होंने भी सजेशंस मांगे हैं, शुरू तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ऑप्ट कौन करेगा। जो हम्म। लोग रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में तो चलो ठीक है, मैं श्योर हूं कि उनमें से 90% लोग इसको ऑप्ट करेंगे। लेकिन जो रिटायर नहीं हुए हैं, जिनकी लंबी नौकरी है, वो इसको ऑप्ट क्यों करेंगे? वो चाहे 1 अप्रैल 2025 से शुरू करे, चाहे 26 से शुरू करे, क्या फर्क पड़ता है? कर्मचारी जब तक कि उनको एश्योरेंस नहीं मिल जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन की वापसी का। दूसरी सबसे बड़ी बात विशाल जी, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो आप एज इट इज एनपीएस में बने रहेंगे। एनपीएस तो उसमें तो छेड़छाड़ की नहीं, ना उसको बदला है, ना अमेंडमेंट किया है, ना उसको हटाया है, वो एज इट इज चलता रहेगा अगर आप जी। यूपीएस को ऑप्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब आप यूपीएस को ऑप्ट करेंगे तो सरकार अपना 4.5% कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगी। तो वो तो पूल कार्पस में रहना है, वो चाहे जी। आज आप करें या रिटायरमेंट से पहले ऑप्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है अभी सर। सरकार ने ये नहीं क्लियर कर पाई है कि अगर 1 अप्रैल 2025 से वो शुरू करेंगे तो कितने दिन की देंगे अवधि लोगों को ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम हो गई। अब क्या चक्कर है कि मान लीजिए मेरी 15 साल की अभी नौकरी बाकी है, तो मैं ठीक है। अभी से क्यों ऑप्ट कर लूं? अगर मुझे एश्योर्ड पेंशन चाहिए होगी तो मैं रिटायरमेंट पे ऑप्ट कर लूंगा। तो ये पूरी तरीके से यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, मैं ये कहूंगा कि जो लोग वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो इसको बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ऑप्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जो रिटायर हो चुके हैं उनके पास मजबूरी है, क्योंकि उनको एनपीएस में पेंशन मिल रही है 1000 2000 3000, वो अपना बेनिफिट देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो उस केस में वो लोग तो खैर ऑप्ट करेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, मैं मानता हूं ऐसा। जी अब मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं उनके मन में अगर किसी भी तरह का प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, एनपीएस हो, ओपीएस को लेकर, तो प्लीज आपके लिए हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन कर दिया गया है। पीसीआर इसके लिए सुनिश्चित कर दिया गया है, तो वहां से आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप जो भी कमेंट्स भेजेंगे हम लोग उसको इस शो में, इस लाइव में लेने की कोशिश करेंगे। अब क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, चर्चा को आगे लिए चलते हैं। देखिए, यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो लास्ट यानी कि 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को ये जो पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक का सर्विस करनी होगी। वही अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा।
इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी देने की बात की जा रही है, जिसका मतलब है कि अगर आसान भाषा में कहें तो जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन देने की बात कही जा रही है। अब मंजीत बाबू, इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन योजना का कहा जा रहा है कि शिक्षक कर्मचारी वर्ग जो है वो विरोध भी कर रहे हैं। तमाम जगहों से खबरें भी आ रही हैं कि एनपीएस यूपीएस दोनों पेंशन योजनाओं में व्याप्त खामियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है चर्चा होनी चाहिए, आंदोलन करने की भी बात की जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या खामियां हैं, क्या इसको लेकर समस्याएं हैं? देखिए देखिए विशाल जी, कर्मचारियों की केवल बहुत छोटी सी 2 डिमांड थी, केवल 2 डिमांड। पहली ये है कि कर्मचारी ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो रिटायरमेंट हो चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, कैसा भी हो, उस हर हालत में कर्मचारी का अंशदान उसको वापस कर दिया जाना चाहिए। ये पहली डिमांड थी हमारी। दूसरी डिमांड ये थी कि जब भी रिटायर होता है तो पहले का जो प्रोविजन था, जितने परसेंट जिसकी पेंशन बनती थी, जितनी सब नौकरी होने के बाद, उसके हिसाब से मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ का या मान लीजिए कि राजस्थान का कर्मचारी है, वो 28 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ, तो कर्मचारी का अंशदान जितना कटा है वो वापस कर दीजिए, और 28 साल में चूंकि रिटायर हुआ है तो उसको 50% पेंशन देना शुरू कर दीजिए और सरकार अपना वाला हिस्सा वापस ले ले। ये डिमांड थी हमारी। अब देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी चूंकि यही फार्मूला चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट में वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल की नौकरी पे था, अब उन्होंने उसको बढ़ा करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल कर दिया। सबसे बड़ी तोहमत है कि 25 साल की नौकरी के बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट तो ले लेगा, लेकिन उसे पेंशन स्टार्ट होगी सुपर एन्युएशन से। अब वो पता लगा कि 25 साल की नौकरी करने के बाद वो 45 साल का हुआ है, तो उसे 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। और 15 साल जब वो इंतजार करके मान लो वो जिंदा भी रह गया, 15 साल बिना खाए पिए उसका काम चल गया, 15 साल के बाद जब उसे पेंशन मिलेगी तो पेंशन वही मिलेगी, उस समय वाली बेसिक वही रहेगी उसकी। जबकि ओपीएस में भी 15 साल की नौकरी के बाद मतलब 20% पेंशन बढ़ाने का प्रोविजन है, हालांकि वो 20 साल के बाद है, तो 15 साल में तो उसका पेंशन भी तो बढ़ना चाहिए। आज से 15 साल पहले जो पेंशन तय हुई थी, 15 साल के बाद उस बेसिक पर अगर वो पेंशन लेगा तो वो तो इनकेपेबल हो जाएगी। तो ये कर्मचारी की डिमांड थी, जिस दिन वो चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिस दिन वो नौकरी से छोड़ करके जा रहा है उसी दिन से उसको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है सर। अब सर चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उनका भी बीच बीच में हम कोशिश करेंगे कि आप उनका जवाब दे दीजिए। रवि सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं कि क्या मैं अपने रिटायरमेंट पर मैं एनपीएस से यूपीएस में जा सकता हूं या मुझे अनिवार्य रूप से अभी विकल्प भरना ही पड़ेगा? इसका क्या जवाब होगा सर? इसी की विशाल जी, हम इसी पे बात कर रहे थे कि मान लीजिए रवि सिंह जी ने कहा कि उनका रिटायरमेंट मान लीजिए आज से 10 साल के बाद है, तो वो आज ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प क्यों भरें? भाई जब उनको 10 साल की नौकरी उनकी हो जाएगी, 9 साल की नौकरी हो जाएगी, उस समय उनको लगेगा कि एनपीएस से बेहतर यूपीएस है, तब वो यूपीएस ऑप्ट कर लेंगे, तो सरकार की भी बचत होगी, सरकार को एक्स्ट्रा 4.5% इतने दिन तक नहीं डालना पड़ेगा। क्यों डाले सरकार भी? तो लेट द एम्प्लॉय शुड डिसाइड कि उसको कि कब क्या ऑप्ट करना है। कोई आदमी जो 20 साल बाद रिटायर होगा, वो आज से इन्फ्लेशन को कैसे कंसीडर कर लेगा, कैसे काउंट कर लेगा? अभी 2-2 3-3 उसको एमएससीपी मिलेंगी, 2-2 3-3 उसको पे कमीशन मिलेंगे। कोई भी आदमी ये बता नहीं सकता कि रिटायरमेंट पे उसके लिए कौन सी स्कीम बेहतर होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एनपीएस केवल तभी सॉलिड बता सकता है जब वो रिटायर हो चुका है या 2-4 महीने में रिटायर होने वाला है, वहां तक अनुमान ठीक बैठेगा। साल 2 साल में भी अगर रिटायरमेंट होने वाला तो भी अनुमान ठीक है, वो ले लेगा। लेकिन कोई 20 साल के बाद 15 साल के बाद रिटायर होगा तो कोई नहीं जानता उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, क्योंकि बीच में पे कमीशन भी आने हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी सरकार का मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि वो आज से सबके लिए यूपीएस खोल दे और कहे कि 3 महीने टाइम दिया या 4 महीने टाइम दिया, इसमें ऑप्ट कर लो, इसके बाद आप ऑप्ट नहीं कर पाओगे। फिर केवल नई जो नौकरी में आएंगे उनको 3 महीने तक मतलब जो है विकल्प मिलेगा। तो मैं मानता हूं जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनका लंबा रिटायरमेंट है, किसी को भी ये ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी विकल्प भरने की जरूरत नहीं है इसमें।
अब सर प्रमोद जी के सवाल को लेते हैं कि नमस्ते सर, मैं सिंचाई विभाग से रिटायर हो चुका हूं। अप्रैल जी 2024 को मैं 15 साल 7 जी महीने का सर्विस कर चुका हूं। मेरा एनपीएस में कुल कॉर्पस जो है 15,80,000 था, जिसमें से मुझे 9,76,000 नगद मिल गए और जी जी बाकी एनुइटी के 3400 पेंशन मिल रही है। मेरी जी एनपीएस केवल 7 साल कटी। मुझे यूपीएस लेने पर कितनी पेंशन मिलेगी और कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, कृपया बताएं। देखिए, इनका इनका जो पूरा पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमें ये जानना है इनकी नौकरी कितनी हो गई थी, टोटल नौकरी कितनी। अगर अगर इसके पहले वाले ट्वीट में अगर इन्होंने ये लिखा है कि कितनी नौकरी हो गई, तो मैं इसको कैलकुलेटर से मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्हें कितना क्या मिलेगा। हम्म। ये कहा है सर कि 2015 साल 15 साल 15 7 माह। साल। जी जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इनका चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे देता हूँ कि इनको कितना मिलेगा। जी। तो एक प्रमोद जी, मिनट आप मुझे। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न पूछेंगे मंजीत बाबू तो उसका कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दीजिएगा, ताकि आप फुल्ली जी तरह से आप सेटिस्फाई हो पाए। जी, मैं इसमें बता देता हूँ कि इनको कितना मिलेगा, क्योंकि हमने जो एक कैलकुलेटर बनाया है वो लोगों को दिया भी था, ताकि जी जो है कैलकुलेट कर सके आसानी से। मैं बता रहा हूँ सर। हाँ सर, इन्होंने प्लीज टेक योर टाइम। कहा है कि 15 साल की इनकी नौकरी होने के बाद रिटायरमेंट हुआ है। तो जी ये इनकी अंतिम सैलरी थी। इनकी लास्ट बेसिक सैलरी मुझे नहीं पता है अभी जी कि जी कितनी। जी। अगर प्रमोद जी आपकी लास्ट बेसिक सैलरी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज लिख के भेजिए। लास्ट बेसिक सैलरी बताइए कितनी थी, तो हम इसको पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देते हैं। चलिए वो भेजेंगे सर, लेकिन तब तक आगे हम लोग कुछ बात करते हैं। बेचारे बिल्कुल, लोग। अगर ये लास्ट बेसिक सैलरी हमें इनकी पता हो तो हम बता देंगे इनको। जी ठीक 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 है सर। सर कुछ और लेकिन सवाल सर, ले लेते हैं। बता दूं कि इनको चूंकि 15 साल की नौकरी हो गई है, तो अंतिम जो बेसिक सैलरी है, मोटा मोटा हम्म हम्म। उसका 30%, मोटा मोटा उसका 30% प्लस आज का जो डीए है वो उनको मिलेगा यूपीएस में। और फंड कितना मिलेगा, जबकि जब तक मतलब जो है अंतिम बेसिक सैलरी नहीं पता होगी, तब तक हम इनका फंड नहीं बता पाएंगे। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। आ, उसके बाद सर राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है कि जिनको अभी लंबी नौकरी करनी है उसको एनपीएस या यूपीएस, प्लीज सर बताएं। तो नहीं, इसको आपने उनके बता लिए दिया है। जी एनपीएस ठीक है, अभी वो बिल्कुल भी यूपीएस में ना जाए। जिनकी जिनकी भी लंबी नौकरी है वो बिल्कुल यूपीएस में ना जाए। ठीक है सर। अब अनुज जी के सवाल पर आते हैं सर। ये कह रहे हैं कि सर मुझे लग रहा है कि अब सरकार डीए को भी घटाने लगी है, 4% से 3%, 3% से 2। क्या ये भी सरकार के अंडर में आता है क्या? देखिए, ये एक्चुअल में क्या है कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो वो हमेशा फ्रैक्शन में आता है। वो ऐसा नहीं होता कि 4%, 3%। वो मतलब उसका अगर आप टेबल देखोगे, तो जनवरी में पता चलेगा कि 128.5 है, फरवरी में 128.4 रह गया, और मार्च में 129.1 हो गया। तो उसका जो एवरेज निकाल करके जो भी आता है, तो दशमलव के बाद वाला हिस्सा सरकार छोड़ देती है हमेशा। अगर ठीक 2.99 भी आया तो वो 2% ही देती है। ये तरीका है उनका देने का। तो ये इस तरह से बचा लेते हैं। जी, जी। प्रकाश सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए मंजीत बाबू। उनका कहना है कि एनपीएस और यूपीएस में ग्रेचुटी में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ग्रेच्युटी आपकी नौकरी पे डिपेंड करती है, कितने साल की नौकरी हो गई। तो ग्रेच्युटी में कोई अंतर नहीं है। ग्रेच्युटी का एक ही रूल है, चाहे वो एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे ओपीएस हो, सभी में एक ठीक जैसी ग्रेच्युटी है। ठीक है। अब मंजीत बाबू मैं आपके ही ट्वीट पर आपसे अब एक राय लेना चाहूंगा कि आपने एक ट्वीट किया था कि बुरे से बुरे दौर में भी एनपीएस का रिटर्न जीपीएफ से बेहतर रहा है। पिछले साल जून से ही शेयर मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी 1/1/2024 को हमारे एनपीएस अकाउंट में जो फंड था 36,85,320 था, वो आज 20 फरवरी को 44,71,614 हो गया है। इसमें 13 महीने का कर्मचारी और सरकारी अंशदान प्रति माह का औसत 28,100 जमा किया गया है। अगर ये पैसा जीपीएफ में जमा होता तो आज ये फंड लगभग 43,10,000 रुपए का होता। अब ये पूरा जी मामला क्या है, इसको आपने नीचे एक ग्राफ से भी समझाया है, ये है क्या? और उसको जीपीएफ और ये वाले मामले को भी समझाइए आप। जी, विशाल जी, असल में क्या है कि जीपीएफ में फिक्स ब्याज है। 7.1% का ब्याज मिलता है, एकदम फिक्स है वहां पर, हम्म। फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन ठीक है। एनपीएस में क्या है कि वो मार्केट
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें पैसा निवेशित है तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इक्विटीज में निवेशित है तो जैसा शेयर मार्केट होता है वैसे पैसा भी फ्लक्चुएट करता है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि एनपीएस का जो रिटर्न है बेसिकली वो जीपीएफ से ज्यादा रहा है, मतलब बुरे से बुरे दौर में भी ज्यादा रहा है। अगर आप देखिए कि पिछले साल जून 2024 से शेयर मार्केट के हालात बढ़िया नहीं है, आप भी जानते हैं, मनी 9 में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो बावजूद उसके हमने ये देखा कि 1 जनवरी को जो 36,85,000 कुछ रुपए था हमारे पास, 36,85,219 रुपए था जहां तक मुझे याद आ रहा है। और हमने जब कल देखा तो कल था 44,71,614 रुपए। तो अगर हम 36,85,000 को प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में डाल देते हैं और फिर जीपीएफ के कैलकुलेटर से इस पैसे को कैलकुलेट करते हैं, हर महीने 28,100 रुपए करीब करीब जमा होता है हमारा और सरकार का अंशदान मिला करके, तो वो जो बनना चाहिए वो 43,10,000 के आसपास बनना चाहिए। लेकिन एनपीएस में फिर भी वो 44,71,000 बन रहा है, मतलब 1,60,000 फिर भी उस पर रिटर्न ज्यादा आया है। तो हम जो सरकार को हमारी जो मतलब जो सजेशन थे हमारे, हम सरकार को बार बार ये बात कहते आए हैं कि हमको ये 1,60,000 रुपए फालतू वाला नहीं चाहिए, ये आप रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वाला जो अंशदान है उस पर जीपीएफ की सुविधा दे दो। तो हमें तो जीपीएफ की सुविधा मिलने का मतलब एक गारंटीड रिटर्न मिलेगा साल भर का, 7.1 मिलेगा। 9.5 आ रहा है तो एक्स्ट्रा जितना 2.4 एक्स्ट्रा है या 3% एक्स्ट्रा है, 4% एक्स्ट्रा है, वो आप ले लो। हम ये कह रहे हैं हमें रिटायरमेंट पर हमारा पैसा उस कम ब्याज वाले से, गारंटीड वाले से, वो हमको मंजूर है। और इससे होगा क्या विशाल जी, मान लीजिए रिटायरमेंट पर टोटल 5 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर हम मोटा मोटा 2 करोड़ मेरा होगा और 3 करोड़ सरकार का होगा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार अपना वाला हिस्सा वापस ले ले और उस वापस लेने के एवज में हमको ओपीएस वाली पेंशन दे दे जब तक हम जिंदा रहें। तो इससे दोनों को फायदा है। पहला फायदा ये है कि सरकार ने जो 30, 35, 40 साल तक, जितने साल तक हमने नौकरी की उतने साल तक उसने 14.5% या फिर 18.5% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दिया। एक तरीके से 18.5% या 14% सैलरी बढ़ा करके दी हर महीने। इस साल नौकरी की, इसका मतलब है कि 12 या 36, 360 महीने, 360 महीने सरकार ने हर सैलरी को 18.5% एक्स्ट्रा दिया। वो जाकर के 3 करोड़ बन गई। हम 3 करोड़ रुपए नहीं लेना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़े, सरकार का पैसा सरकार के पास वापस चला जाए, उसके एवज में हमको ओपीएस के बराबर पेंशन मिल जाए, बस इतनी सी बात है, जब तक हम जिंदा रहें। अब सरकार क्या करती विशाल जी, समझिए जी, प्लीज समझिए। 30 साल नौकरी करूंगा, सरकार 34 साल तक मुझे 14% एक्स्ट्रा वेतन देगी और वो जो पैसा है वो सरकार को वापस नहीं जाएगा। अब उस टोटल पैसे को मैं 60% निकाल लूंगा और 40% की एन्युटी खरीदूंगा। अब 40% एन्युटी से जितनी पेंशन मिले वो हमें मिलेगी। अब वो जब हम नहीं रह जाएंगे तो वो 40% पैसा भी हमारे नॉमिनीज को मिल जाएगा। तो सरकार के पास तो गया नहीं। अगर मान लीजिए हमने ज्यादा पेंशन वाली एन्युटी करा ली तो वो जो 40% जो मूलधन होगा, एन्युटाइज्ड मनी होगी जिसकी हम एन्युटी परचेज करेंगे, वो पैसा जिस कंपनी से परचेज करेंगे उस कंपनी का हो जाएगा। हम और हमारे स्पाउस को और माइनर बच्चों को वो पेंशन मिलती रहेगी। तो दोनों ही केस में ये पैसा सरकार के पास वापस नहीं जा रहा है, या तो हमें मिलेगा या फिर कंपनी को मिलेगा। हम ये बात कह रहे हैं कि 40% नहीं बल्कि 60%, 5 करोड़ में से 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ सरकार को वापस चला जाए, उसके एवज में हमको 50% पेंशन प्लस डीए की गारंटी मिल जाए, बस इतनी सी बात है। हम 10 साल जिंदा रहे तो हमको वैसे 10 साल मिले, 3 साल बाद जो मर जाए उसकी जाहिर सी बात है ओल्ड पेंशन स्कीम में 60% रह जाती, फैमिली पेंशन कम हो जाती है। जबकि एनपीएस की जो फैमिली पेंशन है वो कभी कम नहीं होती। अगर 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है तो रिटायरी के मरने के बावजूद उसके पत्नी को 60,000 नहीं होगी बल्कि 1 लाख ही पेंशन चलती रहेगी, क्योंकि वो एन्युटाइज्ड पेंशन है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि
हम 91 लाख लोग जो 60% पैसा है या जो आपने पूरी नौकरी हमको कंट्रीब्यूट किया, वो हम एक मुश्त आपको रिटायरमेंट पे देने के लिए तैयार है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? सरकार का पैसा सरकार को और हमें गारंटी मिल जाएगी। और ये तब है जबकि एनपीएस में रिटर्न ज्यादा है। हम ये कह रहे हैं ज्यादा वाला रिटर्न भी आप अपने हिस्से में ले लो, वो नहीं चाहिए, हम केवल 7.1 दे दो। बताइए विशाल जी, आप बताइए, आप तो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं। जी ये जी जी, नहीं इकोनॉमिस्ट तो नहीं है सर, हम लोग मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट को देखते हैं, समझते हैं और सारे हवाले से लेते हैं कि इकोनॉमिस्ट का क्या रुख है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार अगर फीजिबल उसको बनती है, पॉलिसी का ये बात है, पॉलिसी में इतने थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं कि कुछ कह रहे हैं नहीं, तो उससे रिसर्च करे। और चूंकि ये बात जो है आप 91 लाख का ही दे रहे हैं, मैं तो पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बातचीत कर रखा हूँ, उन्होंने ये आंकड़ा जो कहा है कि 1,15,00,000 से अधिक हैं सरकारी कर्मचारी काम करने वाले पेंशनर्स तमाम स्टेट्स में और देश में। सर प्रमोद जी का उत्तर आ गया है, 42,200 है उनका अंतिम वेतन, तो उनकी भी जो समस्या है उसको दूर कर दीजिए आप। प्रमोद जी ने कहा था कि 9,76,000 रुपए उन्हें मिले थे जी ठीक है, और उनको लगभग लगभग जो पेंशन मिली होगी वो 3,200 3,300 रुपए के आसपास आ रही होगी या 3,000 के आसपास आ रही होगी उनको एनपीएस में पेंशन। और अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएंगे तो उनको आज की डेट में जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी लगभग 20,000 19,749 रुपए। बताइए, भाई बेचारे को अभी 3,500 रुपए मिल रहा है। अभी अभी इनको कितना मिल रहा है सर? लगभग जी हाँ 3,000 मिल रहा है। 3,152 आया है मेरे पास जो कैलकुलेशन से डेटा है। 3,500 आ गया मुझे तो, कहाँ 20,000 मिलेगा, 17,000 का तो फायदा है। लेकिन जो इनको 9,76,000 मिला है, अच्छा, उसमें से इनको 7 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। ओहो, हाँ, 9 लाख जो मिला है उसमें से 7 लाख इनको वापस करने पड़ेंगे, लेकिन इनकी जो पेंशन लगभग 20,000 बनेगी। 19,749 रुपए जो पेंशन इनकी बनेगी, हर 6 महीने पे ये बढ़ेगा तो वो इनकी पेंशन बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, पे कमीशन आ रहा है 10-20%, 30%, 40%, जो भी ग्रोथ मिलेगी वो इनको पेंशन में ग्रोथ मिल जाएगी। तो मेरा इनके लिए सुझाव यही है गुप्ता जी के लिए कि फिलहाल 3,000 से बेहतर है 20,000 की पेंशन। 7 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम लोग कोशिश सरकार से डिमांड ये कर रहे हैं कि जो भी पेंशनर हैं उनको वो पैसा वापस ना करना पड़े, 7 लाख रुपए जो इनके पास आ गया है, तो वो पैसा सरकार छोड़ दे जितने भी रिटायरीज हैं। ये हमारी डिमांड चल रही है और उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। जी अमित जी के सवाल पर आते हैं सर, सीएपीएफ के जवानों के लिए क्या यूपीएस में वीआरएस 20 साल होने वाला है क्या, और वीआरएस के दिन से पेंशन शुरू हो जाएगा क्या? देखिए अमित जी का सवाल अच्छा है, हमने इस पर बहुत पहले ही डिमांड की हुई है और लगातार इसको लेकर के हम लोग एक एजिटेशन प्रोग्राम भी मतलब फाइनल करने वाले हैं बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन में प्रोग्राम हमारा तय हो जाएगा। लेकिन अमित जी को बताने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि पूरे देश के कर्मचारी समझें, सरकार भले ही हमारे पास क्योंकि हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, सरकार ने 25 साल पर वीआरएस देने की बात की। हमारी डिमांड ये है कि वीआरएस 20 साल पे ही दे दो आप, भले ही 50% से पेंशन भले थोड़ी कम हो जाए। 20 साल में अगर पेंशन देंगे तो उस कैटेगरी में 40% पेंशन बनी आखिरी वेतन का प्लस डियरनेस, तो पेंशन भले ही थोड़ी कम हो जाए लेकिन मिले उसी डेट से। ये एनोमली आज नहीं दूर करेगी सरकार तो कल करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एनोमली के साथ हम लोगों को यूपीएस बिल्कुल भी स्वीकार ही नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो अमित जी इस मामले में आप निश्चिंत रहिए कि सरकार मतलब जो है कुछ करेगी नहीं, करना ही पड़ेगा सरकार को। हम लोग बहुत जल्दी इसको लेकर के फिर से धरना प्रदर्शन और ये सब प्रोग्राम मतलब शुरू करने वाले हैं। ठीक है। एक और गणित है उसके बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभिषेक सिंह जी का सवाल है, ये करेंगे, देखिए एसआईपी में रिटर्न देखिए 10 साल में 200% हो गई है, बट एनपीएस में बहुत कम है। ऐसा क्यों? एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई में है, जबकि इन सारे में रिटर्न बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात अभिषेक सिंह जी को मैं बता दूं कि
आज से 4 साल पहले। आप इसको रिटर्न माने या कुछ और माने, 4 साल पहले जो हमारा जो डिफॉल्ट स्कीम है, डिफॉल्ट स्कीम में जितना भी पैसा हमारा एनपीएस में कटता है वो एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में इन्वेस्ट हो जाता है। और तीनों पीएसयू है भारत सरकार के, मझोले सेक्टर के हैं, बहुत बड़े हैं नहीं। मतलब जिनको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे रत्न है ना पीएसयू के, मिनी नवरत्न। रत्ना, हाँ मिनी रत्न, नवरत्ना। बिल्कुल, मिनी रत्न से ऊपर वाले फिर मतलब जो है जी। है हमारे। तो 4 साल पहले इनके एक शेयर की कीमत यानी एक यूनिट की कीमत लगभग लगभग 22 रुपए थी। अभी तीनों की ही 45 और 46 रुपए चल रही है एक यूनिट की कीमत। तो 4-5 साल में, जबकि बाकी जिनकी जैसे बात कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो या दूसरे आईसीआईसीआई हो, लुम्बार्ड हो, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो उनका रिटर्न बेसिकली ज्यादा है, ये सच बात है। अभी थोड़े दिन पहले एलआईसी की 1/3 हिस्सेदारी भारत सरकार को बेचनी पड़ गई थी। तो लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, रिलायबल ज्यादा है, वहां अगर ग्रोथ ज्यादा है तो फिर डाउनफॉल भी ज्यादा होता है। यही बात मैं कह रहा हूं कि पिछले जून से 2024 से मार्केट के हालात बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इनकी जो यूनिट की वैल्यू है वो सस्टेन की हुई है, वो भी 45 से नीचे नहीं गई, 45 और 46 के बीच में ही है। पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, ज्यादा अंतर नहीं आया इसमें। तो ये बात तो सच है कि एनपीएस में रिटर्न एसआईपी के मुकाबले कम है। एसआईपी में तो आप सब 200% से भी ज्यादा निकाल सकते हो, लेकिन हाँ जीपीएफ से ज्यादा है। लेकिन जो आदमी शेयर मार्केट का रिस्क ही ले रहा है, उसे एनपीएस में क्यों रखना? वो फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं सरकार से कि सरकार 18.5% डाल रही है, 10% हमारा कट रहा, सारा पैसा हमें दे दो, हम कुछ ना मांगेंगे आपसे, लेकिन पीछे से दो हमको सारा पैसा, पूरा दे दे, मुझको क्या दिक्कत है, जो 30 साल की नौकरी करें। लेकिन ये देना कुछ नहीं चाहते, कर्मचारी को ये दिखा रहे हैं कि 18.5% डाल रहे हैं, मिलेगा तो नहीं उसको। जो आदमी 25 साल से ज्यादा नौकरी करेगा, विशाल जी देखिए, एक आदमी सर 25 साल की नौकरी करके आज रिटायर हुआ मान लीजिए सेम डेट पर, और ठीक मैं है। एक आदमी 25 साल की नौकरी करके रिटायर हुआ सेम डे पे, और दोनों का इत्तेफाक से बेसिक सैलरी, क्योंकि एक ने अलग अलग जगह से शुरू किया था और एक ने दूसरे लेवल से शुरू किया था, बेसिक पे मान लीजिए सेम है, पेंशन दोनों को सेम मिलेगी। जबकि एक ने 35 साल कंट्रीब्यूशन दिया है और एक ने 25 साल कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उस केस में हमने अभी जो डिमांड की है सरकार से कि 25 साल से जिसकी भी ऊपर नौकरी है वो सारा का सारा पैसा, यानी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन भी और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी और उसके साथ साथ पूल कंट्रीब्यूशन भी, वो सारा का सारा ब्याज सहित कर्मचारी को दे दे, हम मान लेंगे यूपीएस को, उस हिसाब से हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन वापस आ जाएगा। भाई 25 साल नौकरी करने के बाद भी आप 50% दे रहे हो, या फिर आप ये करो कि जिसकी 40 साल की नौकरी है उसको 40 साल के कंपेरिजन में पेंशन दीजिए, 25 साल में 50% तो 40 साल में 80%। अगर 25 साल से नौकरी कम है तो आप पेंशन घटा रहे हो, तो 25 साल से ज्यादा नौकरी है तो पेंशन बढ़ानी भी तो पड़ेगी, वो तो आपने बढ़ाया नहीं। तो ये पॉइंट हम लोग रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो ये बनाया है प्लान वो ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सुझाव भी मांगे, करना तो उनको पड़ेगा, ये सुधार करना पड़ेगा और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन वापस करना पड़ेगा। सर राजन कुमार जी का सवाल है कि गजब का गारंटी है, मेरा ही पैसा रखकर मुझे गारंटी दे रहे हैं, क्या है सर जी? बेकार है, एनपीएस से कम एनपीएस में इकट्ठा पैसा मिल तो रहा है, इसमें तो खाली हाथ जाएंगे। रिप्लाई करिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये राजन जी की बात से एकदम हम लोग सहमत हैं, लेकिन जो लोग बेचारे हमारे जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में, मतलब जो विद इन 20 ईयर सर्विस, अभी जैसे एक केस आया था, अभी गुप्ता जी का केस था, जिन्होंने कहा कि 15 साल की नौकरी करके वो रिटायर हो गए हैं और उनको 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो जो रिटायर हो रहा है उसको तो आप बदल नहीं सकते, अब ओपीएस जब होगी तब होगी। अब उन्होंने 2 साल पेंशन ले रहे हैं बेचारे, 3,000 रुपए फिक्स उनको। तो ऐसे लोगों के लिए, और पैसा कितना मिला, 9,76,000 रुपए, ये भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो कम से कम इनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 20,000 की पेंशन मिल जाएगी। तो 3,000 और 20,000 इनमें बहुत बड़ा अंतर है। प्लस वो 3,000 आज भी फिक्स रहेंगे, कल भी फिक्स रहेंगे, लेकिन ये वाले 20,000 बढ़ेंगे आगे। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ हुआ है उनके लिए।
लेकिन जो लोग अच्छा वर्किंग है उनके लिए बिल्कुल भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ठीक नहीं है, जिनकी लंबी नौकरी है उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी जी जी। अब मंजीत बाबू आपके सामने एक लेटर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। ये आरटीआई से आपने इन्फॉर्मेशन कुछ मांगा है, ये मामला क्या है? आप इंश्योरेंस को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे। जी विशाल जी सभी कर्मचारियों के लिए एक बीमा होता है। ओके। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। तो हम्म। कोविड के दरमियान जब सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, अगर आप देखेंगे तो हमने ये कोविड पेंडेमिक में भारत सरकार से डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू करवाया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ताकि अच्छा। जो लोग मर गए हैं, जी, उनको कम से कम उनके परिवारों को न्याय मिल जाए, क्योंकि जो मर गए थे उनको केवल 20% फंड मिला था और 80% पर पेंशन मिलती थी उनको। तो वो एक बदलाव हम्म। हो गया था। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे जो ये बदलाव करके गए थे। तो उसमें क्या हो हम्म। गया था कि कर्मचारी वाला अंशदान उनके परिवारों को मिल जाता है अगर किसी की डेथ हो गई, और 50% पेंशन मिलती है विद डीए। हम्म। ये आज भी लागू है। मतलब अब एनपीएस वाला कोई कर्मचारी कभी भी मरेगा इन सर्विस, तो उसके परिवार को 50% पेंशन ओपीएस वाली और कर्मचारी वाला हम्म। अंशदान बिल्कुल पीपीएफ की तरह ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। तो हमने उस समय ये पूछा था सरकार से कि जो मर जाते हैं तो बीमा के नाम पे हम लोगों की सैलरी से पैसा कटता है, वो उसका एक क्लॉस है। मतलब ऐसे समझिए कि जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है उसका 30 रुपए कटता है, उससे बड़े लेवल का कर्मचारी है उसका 60 रुपए कटता है, फिर 100 रुपए कटता है, फिर उसके बाद 120 रुपए कटता है। तो जिसका हम्म। 30 रुपए कटता है, अगर उसकी डेथ डेथ हो गई तो उसको 30 हजार मिलेगा परिवार को। जिसके 60 रुपए कटते हैं उसको 60 हजार मिलेगा। जिसके 100 रुपए कटते हैं उसको 1 लाख मिलेगा। जिसके 120 रुपए कटते हैं उसको 1,20,000 मिलेगा। अब विशाल जी सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में केरल का आदमी जम्मू कश्मीर में नौकरी करता है, जम्मू कश्मीर का आदमी केरल में नौकरी करता है, राजस्थान का आदमी अरुणाचल प्रदेश में नौकरी करता है, मतलब यूपी बिहार का, और दुनिया भर से लोग आते हैं दिल्ली में आके हम्म। नौकरी करते हैं, मुंबई में करते हैं। और जिसके परिवार का कमाने वाला मुखिया चला गया और उसको बीमा के नाम पे 30 हजार और 60 हजार रुपए मिल रहे हैं आज की डेट में, आप बताइए उससे तो अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो पाएगी उसकी। ये बीमा हम्म। किस बात का है? उसकी बॉडी को उसके पैतृक गांव तक ले जा नहीं सकते उस पैसे से। बीमा की तो बात छोड़ दीजिए। तो हमने उसमें यह भी पूछा था कि साल भर में इसका रेशियो क्या है, मतलब आप कितना पैसा डिडक्शन से लेते हैं और लगभग कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है कर्मचारियों की डेथ में। तो इन्होंने ये डेटा दिया था, इसमें ये बताया था। एक बार थोड़ा सा नीचे चलिए तो मैं इसको देख लूं ताकि थोड़ा एग्जैक्ट डेटा मैं बोल पाऊं। ये, जी, मैं नीचे कर रहा हूँ। जी जी जी, बस 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 यहाँ रुक जाइए। तो इन्होंने ये बताया था कि 1138 करोड़ रुपए ये रिसीव करते हैं, किए इन्होंने साल भर में, और अच्छा। डिसबर्समेंट करना पड़ा इनको साल भर में 925.78 करोड़ रुपए। अब आप देख लीजिए, 9 2 11, हम्म। मतलब 200, लगभग लगभग 13 करोड़ रुपए। हम्म। तो इतना तो फिर भी सरकार के पास बचा। तो हमारी जो अब डिमांड है वो ये है कि जिस तरह से 30 60 100 120 रुपए का डिडक्शन था, उस पे 30 हजार 60 हजार और 1 लाख और 1,20,000 रुपए मिलता था, उसको हटा के 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ किया जाना चाहिए। ताकि किसी कर्मचारी की अगर सेवा काल में मौत हो जाए तो उसको एक लमसम अच्छा अमाउंट उसके परिवार को मिल जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, उनके घर सड़क पे ना आ जाएं। तो इसके लिए हमने जी। डिमांड की है। उसके लिए हम एक टेबल बना करके सरकार को दे रहे हैं कि भले ही मिनिमम 1,000 रुपए काटना पड़ जाए सरकार को, लेकिन लोगों हम्म। का बीमा करा होना चाहिए, ताकि मिसहैपनिंग हो जाए, हादसा हो जाए तो ऐसी स्थितियों में उसका परिवार सरवाइव कर सके, उसके परिवार के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। जी जी। अब ये तो बात हुई मंजीत बाबू कि आधे घंटे का हम लोग इसमें चर्चा कर लिया, ये बात हुई यूपीएस की। अब मेरा जी असल प्रश्न ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बहुत सुगबुगाहट रही थी, हम लगातार उसको कवर भी कर रहे थे, तो वो क्या आप ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दो तरह से बहाल हो सकती है। पहली है, ये समझने की जरूरत है कि ओपीएस का मतलब क्या है, और फिर ये समझने की जरूरत है कि ओपीएस मतलब कैसे बहाल हो सकती है।
तो ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है विशाल जी। ओपीएस का मतलब एनपीएस से पहले वाली पॉलिसी है, और वो पॉलिसी सर्विस के ऊपर पेंशन की गारंटी देती थी। जितने साल की नौकरी उतने साल, उतने उसके हिसाब से उतने परसेंट पेंशन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। राजस्थान 28 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देता है। पंजाब 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देता है। उत्तर प्रदेश केवल 20 ही साल की नौकरी पर 50% पेंशन देता है। छत्तीसगढ़ 33 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देता है। तो ये रूल सबके अलग अलग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल अलग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कानून नहीं बना सकती। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ओपीएस का मतलब क्या हुआ, और ओपीएस बहाल होगी तो कैसे होगी। देखिए, मेरा मानना है कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना ये लगभग लगभग नामुमकिन है, ये तो तय है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल होता तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, हर रैली, हर महासभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात करता था। लेकिन जब उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया तो इस मुद्दे को नहीं रखा, जबकि उन्होंने 25 मुद्दे रखे अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के मुद्दा नहीं रखा। तो इसका मतलब ये जरूर है कि कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अब हमें चाहिए ओपीएस, तो हमें मिले कैसे ओपीएस, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यही मानना है कि कर्मचारी वाला अंशदान, उस पर ब्याज की गारंटी जीपीएफ की तरह, जहां जा रहा है जैसे जा रहा है जाने दीजिए, एनपीएस चलते रहने दीजिए। कर्मचारी रिटायर हो जाए, नौकरी छोड़ दे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, हर हालत में कर्मचारी का अंशदान और उस पर जितना ब्याज लगा है वो पैसा दे दो उसको। और अगर 20 साल की नौकरी पूरी हो गई है तो 50% पेंशन दे दो, 20 साल से कम नौकरी है तो उतनी कम कर दो पेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना पैसा आप अपने वापस ले लो, तो इसमें दिक्कत क्या है। इस तरह से ओपीएस को बहाल किया जा सकता है, ये कोई फिर बड़ा नहीं है। एनपीएस में रिटर्न भी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा वाला रिटर्न सरकार अपनी झोले में डाल ले, अपने अकाउंट में डाल ले, हमको 7.1% दे दे। सिंपल है, हमें गारंटी मिल जाएगी। फ्लक्चुएशन कितना भी हो, हमें फ्लक्चुएशन वाला नहीं चाहिए, हमें फिक्स वाला चाहिए, गारंटी वाला चाहिए। तो ये किया जा सकता है। तो ओपीएस मुद्दा बंद नहीं हुआ है, ओपीएस की ना डिमांड बंद हुई है, ओपीएस की डिमांड अपनी जगह पर है, और तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस तरह से हमें ओपीएस मिल नहीं जाती। हमें इसलिए विश्वास है कि ये मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से मिलेगी। तो हम उसी तरीके से डिमांड करना शुरू किए हैं। पहले हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन पर फिक्स गारंटीड ब्याज दे दो, ज्यादा वाला आप ले लो। हमने कल ट्वीट किया तो उसमें माननीय जितेंद्र सिंह जी को टैग भी किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा नहीं होगा, हमने वित्त मंत्री जी को फिर से लिखा है कि आप ज्यादा वाला ले लो ना, 91 लाख लोगों का जितना वाला ज्यादा वाला हिस्सा है आप रख लो, अपने अकाउंट में डाल लो, सरकार को तो इससे बेनिफिट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे ओपीएस पर। ओके, अब एक और अहम मुद्दा है, संदीप चौधरी जी भी उसको उठा रहे हैं कि सर जी कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो लगता है फिलहाल अभी 15 साल का है कि नहीं मंजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि क्या 12 साल का होगा या नहीं। इसी को मैं आपसे एक और विषय जोड़ना चाहूंगा। अभी एनजेसीएम की जो बैठक हुई थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो उसमें जो डिमांड रखी गई सरकार से, उसमें भी एक पॉइंट ये था कि कम्यूटेशन का जो एज है, जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसको कम करना चाहिए। इस पर हम आपसे राय लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस बात को आप सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये बड़ी अच्छी सुविधा थी कि आप अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकते थे। मतलब अगर आज आप रिटायर हो रहे हैं, जो भी पेंशन बनी, ये 10 साल की टोटल पेंशन कर ली जाएगी, और 10 साल की जितनी भी पेंशन बनेगी उसका 40% आपको एडवांस में लमसम अमाउंट के रूप में मिल जाता था। ये सबसे खूबसूरती थी। फिर मान लीजिए 10 साल की पेंशन आपकी बनी 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना, तो 40% का मतलब 4 लाख रुपए। तो आपको 4 लाख रुपए इकट्ठे दे दिया गया। अब मान लीजिए पेंशन बनी आपकी 10,000 रुपए महीना, तो 10,000 रुपए महीने में से वो पैसा 15 साल तक धीरे धीरे काटा जाता था। तो अगर हम इसको टेक्निकली ऐसे कहें कि अपनी पेंशन का पर से ही लोन उठा लिया हमने, तो ये गलत नहीं है। टेक्निकली जो इकोनॉमिक लैंग्वेज में ये अपनी पेंशन की लोन हम ले रहे हैं। वो पैसा हमारा ही है, वो कल मिलना है, लेकिन हमने क्या किया, आज ही ले लिया, लेकिन लोन के तौर पे लिया। फिर हमारी पेंशन कम हो गई, पेंशन में से डिडक्शन होने लगा। तो
कुछ लोग इसको इस नजर से देखते हैं, देखिए हम इसको इस नजर से देखते हैं कि अगर हमको लोन ही उठाना होगा तो हम मार्केट में सबसे सस्ते से सस्ता लोन उठाएंगे, हम कम्यूटेशन वाला उठाएंगे ही क्यों। चलो ठीक है, कम्यूटेशन पर अगर ब्याज नहीं है तब हमको फायदा है, लेकिन अच्छा। अभी सरकारें 15 साल तक डिडक्शन करती थी तो देती थी 40%। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे विशाल जी, तो वो 40-60% बैठेगा जा करके। लेकिन लोगों को इकट्ठा मिल जाता है तो उनको लगता है कि हमको पैसा मिल गया, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट जब आप बैठा होगा तो आप उससे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो फिर वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बढ़िया फायदे का मतलब सौदा है। जी भाई, हम अपनी ही पेंशन को कम भी तो करा रहे हैं, जहां हमें 10,000 मिलने थे वहां फिर हमें 9,000 मिलेगा, कटौती भी तो होगी। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार उस पर कितना ब्याज ले रही है, अभी मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा भी नहीं कि कितना जा रहा है, लेकिन जितने एक्सपर्ट्स लोगों ने बताया कि जितना पैसा हमने एडवांस में लिया उससे कहीं ज्यादा कटौती हो जाती है। तो इसीलिए वो डिमांड चल रही है कि 15 साल की जगह 12 साल तक डिडक्शन किए जाए। अभी हालांकि भारत सरकार ने आदेश भी किए थे इस मामले में। ठीक है। सतीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए सर, ये कह रहे हैं कि मेरी 4 साल की नौकरी हो चुकी है, मेरा एनपीएस नहीं कट रहा है, मुझे एनपीएस लेना चाहिए या नहीं, मेरा रिटायरमेंट 2050 में है। देखो, इनकी अभी केवल 4 साल की नौकरी हुई है। पहली बात तो इन्होंने 4 साल एनपीएस नहीं कटवाया, ये गलती की है। एनपीएस तुरंत कटवाइए, क्योंकि कल को ओपीएस हो जाएगी तो आपका वाला तो पैसा वैसे ही आपको वापस मिल जाएगा, वो कहीं थोड़ी डूब रहा है। दूसरी बात, ये यूनिट्स के वैल्यू के रूप में है, यूनिट्स बढ़ती रहेंगी, वो पैसा आपका है और ज्यादा ग्रो करेगा। एनपीएस तो जरूर कटवाइए, कल ओपीएस हो जाएगी तो भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि जो एनपीएस से ओपीएस में गए तो सरकार ने सारा पैसा छीन लिया हो। आपका पैसा जीपीएफ की ब्याज दर पे कैलकुलेट करके आपको वापस किया जाता है, जीपीएफ के फंड में डाला जाता है। तो कटवाइए जरूर, क्योंकि बाद में आप फिर पूरा कटवा नहीं पाएंगे। जी। हमारे साथ बिंदु जी जुड़ी हुई हैं सर। इनका कहना है कि सर एनपीएस एम्प्लॉय डेथ हो गई, उसकी सर्विस 9 साल की थी, इन सर्विस उसकी डेथ हो गई, तो उस एम्प्लॉय की वाइफ को क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है बिंदु जी का। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूलिंग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर जिनकी डेथ हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनका जितना पैसा 9 साल में कटा और उस पर जितना ब्याज है, ऐसे समझ लीजिए कि जो टोटल कॉर्पस है उसका मोटा मोटा 42% वो कर्मचारी के परिवार को मिलेगा, और जितनी उसकी सैलरी थी बेसिक और डीए मिला के, उसका आधा उसके परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पे मिलना शुरू होगा। ये एनपीएस का रूल है डेथ के केस में। अगर वो स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, और ऐसे स्टेट में एम्प्लॉय थे जहां डेथ होने के बाद किसी एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है, मान लीजिए जिनकी डेथ हो गई उसकी जगह पर उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी, तो वहां क्या होगा कि जो टोटल कार्पस था उसका 20% इनके परिवार को मिल जाएगा, और जो बचा 80% को किसी कंपनी में एन्युटी के रूप में जमा कर दिया जाएगा, फिर जो पेंशन बनेगी वो मिलेगी। तो यानी 20% कार्पस के रूप में मिल जाएगा, 80% पर पेंशन मिलेगी, और नौकरी अगर मिलती है तो होगा ये, नहीं तो जो हमने पहले बताया। जी। अब सर आते हैं, अब 20 मिनट का बस समय बाकी रह गया, तो फिर शो को वाइंड अप करना पड़ जाए, क्योंकि आपसे हमने 1 घंटे का ही समय मांगा था। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, आपसे जनता ये भी जानना चाह रही है कि अगर 8th पे कमीशन में बेसिक डबल कर दिया तो क्यों गवर्नमेंट आगे चलकर डीए की कैलकुलेशन चेंज कर दे और कम बढ़ाए, ताकि सैलरी हम कम बढ़ानी पड़ जाए, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। डीए की कैलकुलेशन चेंज होने वाली ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एआईसीपीआई सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेशन करने को, कैलकुलेट करने का। और 3 महीने में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है बैंकिंग में 3-3 महीने पे डीए कैलकुलेट होता है, और वहां अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में मिलता है। ये नहीं होता है कि मतलब 2%, 3%। अगर 2.51% आया है तो 2.51 मिलेगा, और अगर घट गया तो घटा हुआ मिलता है। आप मतलब जो है पीएसयूज में देखिए, वहां ऐसे ही दिया जाता है। अगर किसी महीने महंगाई दर कम हो जाती है तो कम करके तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ता रहे। तो वो बात एक ही है, डीए हालांकि कम नहीं होता, डीए डीए वाला जो फार्मूला है उसमें कभी कम नहीं होता, भले ही वो 1% बढ़े, लेकिन बढ़ेगा। जी। अब देखिए, एक और बहुत ही शानदार सवाल आपके लिए आया है सर कि सर 8th पे कमीशन के बारे में लेटेस्ट न्यूज दीजिए। एकदम जनता जो है बेकरार है जानने को लेकर
कि क्या नई खबर सामने आ रही है। हालांकि जितनी भी लेटेस्ट जानकारियां है मनी9 दे ही रहा है, लेकिन अगर कोई आपके पिटारे में अगर कुछ है मंजीत बाबू तो प्लीज थोड़ा कुछ दीजिए, कहाँ तक बात आगे बढ़ी है। कि कमेटी का गठन का ऐलान तो किया गया, लेकिन उसका कौन होगा अध्यक्ष, मेंबर, ये अभी तक बातें सामने नहीं आ पा रही है। देखिए, कल हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो मुझे जो आशंका है, पहले मैं अपनी आशंका बता देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एनपीएस रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन जी, उनको उसका चेयरमैन बना दिया गया था। फिर पीएफआरडीए के चेयरमैन, डीओपीटी के सेक्रेटरी और डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी, ये 4 लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया था। हो सकता है कि सरकार ऐसा ही कुछ करे, या फिर हो सकता है जो भी होगा वो अप्रैल में होगा। अभी मार्च में, चूंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म जब हो जाएगा, तो अप्रैल में इसकी घोषणा हो जाएगी कि कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन है, इस तरीके से करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, 6 से 7 महीने में या 6 से 8 महीने में जो भी कमीशन होगा या जो भी कमेटी होगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 1 जनवरी 2026 से चाहे जितना भी बढ़े, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी के साथ लोगों को जो है तनख्वाहें मिलेंगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई डिले नहीं होगा मंजीत बाबू? नहीं होगा, बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि डिले नहीं होगा इस बार, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा करके बस रिप्लेस कर देनी है। बहुत ज्यादा होगा तो एक आध टेबल जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो मर्ज हो जाएंगी। अच्छा। क्योंकि मर्ज करने के बाद दूसरी समस्या होती है, क्योंकि सेक्रेटरीट लेवल पे प्रमोशन बहुत होते हैं, वहां 5-5 साल में प्रमोशन होते हैं, तो वो फिर समस्या उलझ जाएगी। इसलिए इस बात के चांसेस कम है मर्ज होने के। लेकिन हम लोगों की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि 18,000 को उठा करके 41,000 पे ले जाना, मिनिमम वहां पहुंच जाए। हमारी कोशिश ये है, मर्ज होना ना होना। 41 पहुंचाने के लिए कितना का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए? तो देखिए, 18 से अगर 41 तो 2.86। हाँ, जो हमने पहले भी कहा था कि 2.1 से ऊपर। अच्छा। बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद ये बेमानी होगी, फिर निराशा मिलेगी लोगों को। लेकिन जितनी भी कैलकुलेशन आ रही हैं वो यही है कि मतलब 2 पॉइंट समथिंग जाए, ये हमारी प्लानिंग है। कि क्योंकि हम ऐसे ऐसा डिमांड नहीं कर सकते, हमें तो उसका जस्टिफिकेशन भी देना होगा। और हमारी डिमांड से मिल भी नहीं जाएगा, मिलेगा वही जो बहुत जस्टिफाइड होगा। हम यहाँ पर ज्यादा बोल दें, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, लोग ताली बजाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन वो जब 6 महीने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो मायूसी हाथ लगेगी। हम वो कोई बात नहीं बोलना चाहते, जो भी हो सकता है बढ़िया से बढ़िया, हम उसकी बात बोलते हैं। जी। आप सर, कुछ व्यूअर्स आपसे ये भी पूछना, वही फिटमेंट फैक्टर को लेकर के 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल रहेगा, और उसका कैलकुलेशन भी, कि जैसे अगर आप कह रहे हैं कि 2.10 से लेकर ऊपर ही रह सकता है, तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये किस आधार पर तय होगा, ये भी थोड़ा बताएं इसके पीछे का लॉजिक, ताकि उनके मन में भी जो भ्रांतियां हैं, सवाल हैं, उनको भी दूर हो जाए, किया जाए। देखिए, 3 फैक्टर है ओवरऑल। पहला फैक्टर है कि फैमिली की यूनिट्स कितनी हो। अब तक 3 यूनिट को एक फैमिली माना जाता था, अभी 5 यूनिट के ऊपर बात चल रही है कि 5 यूनिट के परिवार को एक फैमिली माना जाए। एक तो ये फैक्टर हो गया, इससे जितना वृद्धि आएगी। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि अब तक जो एआईसीपीआई के अनुसार जो डीए में मिलना चाहिए था, ठीक है। डीए और एआईसीपीआई की जो ग्रोथ है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन और डीए के बीच का जो गैप है वो कितना आ गया है, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर कि आने वाले समय में इसको बैलेंस करने के लिए कितना हम मतलब जो है ग्रोथ दे दें, मतलब कितनी ज्यादा हम कर्मचारियों को वृद्धि दे दें सैलरी में, 15%, 16%, 18%, 26%, जितनी भी, इन तीनों को मिला करके एक फिटमेंट फैक्टर तैयार होगा। ठीक। तो वो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो वो जो भी आएगा सरकार उसी पे बात करेगी। देखिए, विनोद कुमार जी का सवाल था जिसको मैंने खोज के निकाला है कि मंजीत मेरे सर, 8 नाराजगी हो जाएगी। आपके हिसाब से कम कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, ये विनोद जी का सवाल था, मुझे ध्यान में था, इसलिए मैंने पीसीआर को कहा कि सवाल को निकालिए। क्योंकि देखिए, हम लोग भी अगर कहेंगे तो कहा जाएगा कि आप खुद से बोल रहे हैं, तो बेहतर ये होता है बड़ा बड़ा व्यूअर्स के सवाल को ही लेकर हम लोग अपने प्रश्नों को पूछें। क्योंकि देखिए, हमारा काम है रिपोर्ट करना। मैं तो फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बातचीत कर चुका हूँ, पूर्व से भी, उन्होंने भी कहा कि 2.86 से लेकर ज्यादा भी हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा है। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि 2 से कम भी हो सकता है।
और आप कह रहे हैं कि 2.10 से ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि आप जो 3 फैक्टर्स बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया कि फैमिली का यूनिट प्लस इन्फ्लेशन और जो अभी करंट डीए है उसके बीच का गैप, और तीसरा फैक्टर जो आपने समझाया कि हर वेतन आयोग जो है 10 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है, तो 10 साल तक चलाना है ये वेतन मान पर लोगों को, तो वो कितना होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। तो और कोई लेटेस्ट जानकारी तो नहीं है मंजीत बाबू 8th पे कमीशन को लेकर? अभी 8वें पे कमीशन को लेकर के और कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में इसका ऑफिशियली गठन हो जाएगा, फॉर्मली गठन हो जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा। तो मीटिंग होंगी, तो जो लोग भी अपना सुझाव कोई देना चाहते हैं तो मुझे भी भेज सकते हैं, मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है ही है, और आपके नंबर पहुंच ही जाएगा। अगर आप कहें तो मैं एक भी देता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, कोई चीज, मेरा नंबर, बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मेरा नंबर है 9899353538, 9899353538। तो अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे जरूर भेजिए, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि सुझाव के साथ जस्टिफिकेशन, बिना लॉजिक, बिना रीजनिंग, बिना तर्क के सुझाव मत भेजिए, क्योंकि फिर तो ऐसे बहुत सुझाव होंगे। तो लॉजिक जरूर भेजिए, कुछ लोगों ने मुझे भेजे भी हैं जी। सर एक सवाल है कि 7th पे कमीशन में ये था कि महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो उसे बेसिक में जोड़ा जाएगा, तो अभी तक तो जोड़ा क्यों नहीं गया, ये सवाल है, क्योंकि इनका कहना है कि 53 तो आसपास चल रहा है, और फिर अभी जनवरी फरवरी वाला भी ड्यू है, जनवरी से तो मिलना स्टार्ट ही हो जा रहा है। वो ऐसा नहीं लिखा था, उसमें ये लिखा था कि मे बी मर्ज्ड, मे बी क्लब्ड किया जा सकता है। कर देंगे नहीं करेंगे बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, केवल बेसिक ही तो बढ़ जाएगी, वो तो एक ही बात हो गई, फिर फिटमेंट फैक्टर उस हिसाब से नहीं आएगा। जी सर, आशीष यादव जी का सवाल है कि सर ये क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि मेडिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए का मेडिकल इस कार्ड का कब बन रहा है, प्लीज ले लीजिए। ये विशाल जी ये कहना चाहते हैं कि जो CGHS की जो उसका जो मेडिकल, देखिए बहुत सारी जगहों पर बना है, बहुत सारी जगहों पर नहीं बना है, लेकिन इस बार चूंकि भारत सरकार चूंकि आयुष्मान भारत पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो उम्मीद है CGHS का सबको नए सेशन से कार्ड अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, सबको कार्ड मिल जाएगा जैसा कि चाह रहे हैं जी। शबीना परवीन जी कह रहे हैं कि नंबर फिर से बता दीजिए, तो एक बार फिर से आप बता दीजिए सर। 9899353538, यानी 9899353538 जी। और संदीप कुमार यादव जी का सवाल है कि जिनकी सर्विस 35 साल से ज्यादा उनके लिए एनपीएस ठीक है, यूपीएस बार बार कह चुके हैं। यूपीएस से 1000 गुना एनपीएस बढ़िया है। जिनकी नौकरी 20 साल से कम की है केवल वो ही सोचे एनपीएस यूपीएस के बारे में, अदरवाइज जिनकी लंबी नौकरी है, 25 साल से ऊपर की नौकरी है, वो सारे लोग फिलहाल एनपीएस में एज इट इज बने रहें। और एनपीएस में जो हमारे 2 सुझाव हैं, 2 अमेंडमेंट हैं, वो हम ले लेंगे और फिर आपकी एनपीएस ही ओपीएस बन जाएगी। ठीक है ठीक है, एक 2 और सवाल ले लेते हैं सर, क्योंकि अभी 2-4-5 मिनट और है। सर यूपीएस में 25 से 60 साल के बीच सीएपीएफ जवान क्या करेगा? सीएपीएफ जवान तो 60 साल नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, और 25 से 60 साल के बीच क्या करेगा, ये वो सवाल है सर। पैरामिलिट्री आप लोगों की डिमांड स्पेशली पैरामिलिट्री के जवानों के लिए ही हम लोग ये लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं कि 25 साल पे अगर वीआरएस है तो उसी दिन से पेंशन, और पूरी पेंशन, उसमें कोई डिडक्शन नहीं, क्योंकि जब 25 साल ही आपने कैलकुलेशन का आधार मान लिया है तो 25 साल तो कंट्रीब्यूशन हो चुका, फिर आप पूल कार्पस बनाओ या ना बनाओ, उस जवान को या उस कर्मचारी को 50% पेंशन देना शुरू कीजिए। कृष्णा सिंह जी का सवाल है सर कि यूपीएस में अगर कोई एम्प्लॉय 2-3 साल के अंदर ही उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उनका क्या होगा? इस पर यूपीएस के गजट में कुछ नहीं कहा गया है, और ये इसको लेकर के सुझाव भी दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी अगर किसी की डेथ होती है तो जो एनपीएस में रूलिंग है, क्योंकि ये एनपीएस का ही पार्ट है, तो जो एनपीएस में रूलिंग है यानी 50% पेंशन और कर्मचारी वाला अंशदान उसके परिवार को। भूपेंद्र जी का सवाल है कि सर मल्टीटास्किंग जो है एमटीएस वाला जो पोस्ट है उसके लिए टाइम बोर्ड प्रमोशन का प्रावधान होगा या नहीं? ये अभी कैसे बताएं, तो पे कमीशन की बातें हैं, इन पे सारी चीजें रखी जाएंगी, इसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। जी जी जी, अगर आपके और फटाफट कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि फिर शो को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। फिटमेंट फैक्टर को कुछ लोग कह रहे हैं कि सर देखिए
जेपी उनियाल जी कह रहे हैं कि देखिए फिटमेंट फैक्टर 1.86 ही रहेगा। ये थोड़ा बेचारे पेसिमिस्ट हो गए हैं, निराशावादी हो गए हैं। ऐसा मत है, ऐसा मत सोचिए। विशाल जी, ये जो उनियाल साहब जो कह रहे हैं ना, इनकी बात में बहुत दम है। वो, अच्छा, हाँ, इन तो क्यों सर, ऐसे क्यों नहीं। कहा जा रहा है कि 2 से कम होगा, फिर फायदा ही क्या उतना रह पाएगा? देखिए देखिए, उसकी वजह अगर मैं उसको करूंगा तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा। नहीं, अगर हमने उसी, संक्षेप में, अगर 5-6 मिनट में अगर आप सम अप कर पाएँ, क्योंकि जी लोगों की देखिए, हम बहुत उत्सुकता है सर जानने में। 2029 तक की कैलकुलेशन करके दिखाई थी। हुँ, हुँ। 2029 तक कैलकुलेशन करते हैं तो हमें हमें ये पाते हैं कि 2.10 जाता है फिटमेंट फैक्टर। अच्छा। और अगर सरकार ने एक साल बचा लिया, 2028 में आ गई, क्योंकि 2025 की जो सैलरी होती है दिसंबर की, उस पर हुँ। फिटमेंट फैक्टर है। अगर सरकार ने एक साल बचाया तो वो जो बनेगा वो 1.9 बनेगा, जिसके ये करीब का है। 1.86 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.9। तो ये वही 1.9 वही एग्ज़ैक्टली। जी। तो हुँ। हमने 2.1 कहा है, और इनकी जो बात है वो मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ से आया फिटमेंट फैक्टर। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2.10 से एटलीस्ट कम नहीं होगा, इससे ऊपर होगा। जी, जी। सर डिफेंस पर्सनल का एमएसपी इक्वल होगा क्या? ये फिटमेंट फैक्टर, ये तो 8th पे कमीशन के रिपोर्ट में पता हाँ, चलेगा ना सर? ये इनका इनका थोड़ा सा डिफेंस में थोड़ा सा अलग चलता है। इनकी इनकी जो पे मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इस वाली पे मैट्रिक्स से। तो जाहिर सी बात है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो भी रिप्लेस होगी। जी। गुड्डू जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फटाफट अपना सवाल पूछिए, तुरंत। गुड्डू जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं। क्या सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। सर एनपीएस में एम्प्लॉय डेथ हो गई तो यूपीएस में उसकी वाइफ को क्या मिला? बिंदु जी, ये तो सवाल का जवाब हम लोगों ने दे दिया। सोहेल मुस्ताक जी हैं, ये पूछे 21 साल की सर्विस में यूपीएस में पर मंथ कितना पेंशन बनती है? इसका जवाब देना चाहेंगे सर? 21 साल में 42% बनेगी लास्ट बेसिक का यूपीएस में। मोटा मोटा 42% आप लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, अच्छा। जितने एक साल की लास्ट सवाल। नौकरी जी, मल्टीप्लाई बाई जी। 2। लेकिन 25 साल से ऊपर है तो उसको 25 ही रखिए, नहीं तो वो 50% को एक्सीड कर जाएगी। और 10 साल से कम है तो यूपीएस लागू नहीं होगा। ओके। नीरज बघेल साहब के सवाल से फिर शो को वाइंड अप करेंगे सर, कि सर 25 साल पर सर्विस करके सुपर एनुएशन हो जाता है तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी, तो 25 साल में वीआरएस पर जाने वाले को तुरंत पेंशन क्यों नहीं? टेक्निकली सही कह रहे हैं नीरज बघेल जी, एकदम सही बात है। और यही डिमांड हम कर रहे हैं कि जो आदमी 25 साल की नौकरी करके रिटायर होगा, उसको तो आप दे रहे हो। 24 साल में भी रिटायर हो गया तो भी आप दे रहे हो 48% पेंशन। तो फिर जो 25 साल की नौकरी करके वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, उसको देने में क्या दिक्कत है? वो टेक्निकली, ये जो इन्होंने प्रोविजन बनाया है वो ठीक नहीं है। वो चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट में भी चैलेंज हो जाएगा। तो वो तो इनको देना ही पड़ेगा। अपने आप दे देते तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट से ले लेंगे हम लोग, वो दिक्कत नहीं है। सर गुड्डू जी का सवाल है कि सर एफएमए बढ़ेगा या नहीं? एफएमए यानी? मेडिकल अलाउंस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, पहले वाला नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा मेडिकल अलाउंस। ओके, ओके, ओके। चलिए सर, अब 2 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। मंजीत बाबू, पूरे शो का ना अगर सार अगर देखें तो आप कैसे सम अप करना चाहेंगे इन पूरी बातों को? दो बातें मैं सभी लोगों से कहूंगा। थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी पे कमीशन की डिमांड चरम पर है। पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन की लड़ाई लंबी है, क्योंकि 21 साल तो हो ही चुके हैं एनपीएस में हम लोगों को। इसमें वक्त लगेगा। अमेंडमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट होते होते ही एनपीएस भी और यूपीएस भी दोनों ही ओपीएस बनेंगी अमेंडमेंट से ही। तो इसको फिर मैं कहूंगा कि मैं इसको पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सरकार बदले ना बदले, हमें तो सरकार से लेना है ना, हमें हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है। तो हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, टेक्निकली लिख रहे हैं, टेक्निकली सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम ओपीएस करवा लेंगे, एनपीएस को भी और यूपीएस को भी। तो हम बहुत बहुत आशान्वित हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पे कमीशन को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास कोई सुझाव है तो हमें जरूर भेजते रहिए, अपनी लॉजिकल, अपनी जस्टिफिकेशन के साथ। उन पर भी हम लोग काम करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर अच्छा आया हो तो ले लेते हैं, नहीं मेरी तरफ से इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। तो बहुत शुक्रिया मंजीत बाबू, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। 8वें वेतन आयोग पर आपने चर्चा की, कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ थी उसको भी बताया आपने, यूपीएस को समझाया, एनपीएस, ओपीएस की भी जो समस्या है उससे भी आपने रूबरू कराया हमारी जनता को। तमाम जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवालों का जवाब देने की आपने कोशिश की, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मनी 9 आपका
आभार व्यक्त करता है और आगे भी आपसे आग्रह करेंगे कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस से रिलेटेड अगर कोई भी खबर आती है उसका फॉलोअप हम जरूर आपसे लेंगे। तो आप कृपया करके हमें समय दीजिएगा, ऑन स्क्रीन हम कह रहे हैं, और बने रहिएगा हमारे साथ। तो बहुत शुक्रिया मंजीत जी। जी, थैंक यू सो मच सर।